स्टूडेंट्स 10th क्लास का थर्ड चैप्टर हमारा धातु एवं अधातु। तो उसके हमारे महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं दे रखी हैं तो इसको आप ध्यान से समझें। पहला हमारा धातु है। धातु क्या है कि वे तत्व जिनके परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या 4 से कम होती है। वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक जो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, के एलिमेंट सेल में जो इलेक्ट्रॉन हम डिवाइड करते हैं, जिनके लास्ट सेल में 4 से कम होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो तत्व धातु कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, जिंक है, ये हमारे क्या है, धातु है। अधातु वे तत्व जिनके परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या 4 या इससे अधिक होती है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे कि हमारा ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन। ठीक है। अगला हमारा तन्यता। तन्यता क्या है कि धातुओं का वैगुण जिसके कारण उन्हें खींचकर लंबी तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। आघात वर्धता, धातुओं का वैगुण जिनके कारण उन्हें पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, वो हमारा आघात वर्धता कहलाता है। धात्विक चमक, धातुओं की सतह एक विशेष प्रकार की चमक व रंग रखती है, जैसे धात्विक चमक कहते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनियम है, इनमें। धातु संचारण क्या है कि पर्यावरणीय प्रभाव के कारण, सामान्यतः ऑक्सीकरण के कारण धातुओं का कमजोर हो जाना क्या कहलाता है, धातु संचारण। जैसे लोहे पर जंग का लगना धातु संचारण है। विद्युत चालकता, धातुओं का वैगुण जिसके कारण वे बिना किसी विशेष प्रतिरोध के विद्युत का चालन करती है, विद्युत चालकता कहलाता है। जैसे कि हमारा सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, हमारा आयरन है, ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे विद्युत के चालक हैं। ठीक है। अब हमारा ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता क्या है, धातुओं का वैगुण जिसके कारण उनमें से ऊष्मा संचारित हो जाती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है उसमें, जिसकी वजह से जो उसका मतलब उपयोग हमारा खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं उनके रूप में किया जाता है धातुओं का। अगला हमारा धन आयन। धन आयन क्या होते हैं, वे आयन जिस पर धन आवेश होते हैं, दैट मींस पॉजिटिव आयंस वाले, जैसे कि हमारा सोडियम है, लिथियम, पोटेशियम। ऋण आयन क्या होते हैं, वे आयन जिन पर ऋण आवेश होता है, माइनस, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन है, इन पर ऋण आवेश होता है। तो वह धर्मी ऑक्साइड, वे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों तरह व्यवहार करते हैं उनको बोलते हैं हम वह धर्मी ऑक्साइड, जैसे ZnCl2 और ZnO और Al2O3। क्षार क्या होते हैं, क्षार वे क्षारक जो जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा KOH है, NOH है, COH का ऑल्टो ऐसे ही है। ज्वलन ताप, ज्वलन ताप क्या होता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। अगला हमारा ये कह रहा है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम हमारे धातु, उसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्यों। सोडियम एक अति क्रियाशील धातु, जब इसे वायु में खुला छोड़ा जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है, और ये पानी के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। इसे वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये हमारे खुले छोड़ने पर, वायु में खुला छोड़ने पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाती है, और जो बाद में हाइड्रोक्साइड बनाती है, और ये वायु में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेती है। अब कह रहा है, अगला कह रहा है कि इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना है। भाप के साथ आयरन, आयरन की लोहे की भाप के साथ अभिक्रिया करनी है। जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम। तो देखो भाप के साथ आयरन, Fe मीन्स होता है आयरन, H2O, G लिखा हुआ गैस, दैट मीन्स ये भाप है हमारा। तो क्या बनेगा, Fe2O4 बनेगा, प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब अगला है हमारा जल की पोटेशियम एवं कैल्शियम के साथ, जल की पोटेशियम एवं कैल्शियम के साथ, तो Ca H2O के संग रिएक्ट करेगा तो COH का ऑल्टो प्लस में हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही हमारा पोटेशियम होता है K प्लस में H2O, जल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो KOH बनेगा, प्लस में H2 बनेगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, आयरन के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया लिखनी है हमारी। तो देखो जब हम किसी भी धातु को किसी भी अम्ल के साथ डालते हैं तो हमारे हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस आ जाएगा। दूसरा हमारा Fe की, आयरन की किसके साथ करनी है, H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा हमारा FeSO4 बनेगा, फेरस सल्फेट बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी।
अगला क्वेश्चन है जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। तो जिंक लोह धातु से अधिक क्रियाशील है, ठीक है। ये कह रहा है कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, पहले आयरन सल्फेट लेना है और फिर उसमें जिंक डालना है, तो हम फिर उसमें अभिक्रिया लिखनी है। तो जो जिंक है वो लोह धातु से अधिक क्रियाशील है। क्वेश्चन हमारा जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। तो हमारा जिंक लोह धातु से अधिक क्रियाशील है और वह इसे आयरन सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देती है। Zn प्लस FeSO4 क्या बनेगा हमारा, ZnSO4 बनेगा, प्लस में Fe बनेगा। अगला हमारा सोडियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी है। तो देखो सोडियम का एटम नंबर होता है हमारा 11, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, K में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, L में 8 आ गया और M में 1 आ गया। तो अब हमारा क्या है कि इसमें हमारा N क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, ठीक है। तो हमारा देखो ये जो पहला है ये हमारा न्यूक्लियस होता है, उसके बाद ये K सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद ये वो कौन सी है, एल सेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारी एल सेल, के एल एम सेल होगी, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हम मैग्नीशियम का बनाएंगे। मैग्नीशियम का क्या है, Mg का होता है एटम नंबर 12 है, तो K में आगे 2, L में आगे 8, M में आगे 2, तो यहाँ पर लास्ट सेल में 2 बढ़ जाएंगे हमारा। ऑक्सीजन का करेंगे तो ऑक्सीजन का होता है O सिंबल होता है 8 एटम नंबर, तो K में आगे 2, L में आगे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो फिर हम उसको आसानी से कर सकते हैं। अगला है हमारा दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। देखो हमारी जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है हमारी, उसमें क्या है कि जो धातु जो एलिमेंट या जो तत्व हमारे हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वो हमारे हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वो विस्थापित नहीं कर पाते। तो हम लिख देंगे दो धातु में लिख देंगे हम सोडियम लिख देंगे, पोटेशियम लिख देंगे, मैग्नीशियम लिख देंगे। और जो दो धातु जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती उसमें हमने तांबा लिख दिया, चांदी और सोना, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है किसी धातु M के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में आप एनोड कैथोड तथा विद्युत अपघटय किसे बनाएंगे। तो अशुद्ध धातु को एनोड, शुद्ध धातु को कैथोड, और धातु M जो घुलनशील लवण को अपघटय के रूप में हम प्रयोग करेंगे। तो अगला है कि प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया, चित्र के अनुसार एक प्रणाली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। तो गैस की क्रिया क्या होगी, सूखे लिटमस पत्र पर और आर्द्र लिटमस पत्र पर। तो अब आपको देखना है कि जो सल्फर है वो हमारी क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, अधातु ऑक्साइड। और जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे अम्लीय है। तो अब हमारा वो गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। और जबकि जो हमारा जो लिटमस पत्र है वो भी सूखा है। तो जो अम्लीय व्यवहार रहेगा उसका SO2 का, वो केवल हमारा जलीय विलयन में ही होगा, बिना जल के वो हमारा अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगी। तो इसलिए हमारा सूखे लिटमस पत्र पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कह रहा है कि शुष्क लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगी। दूसरे में कह रहा है आर्द्र लिटमस पत्र पर, तो आर्द्र लिटमस पत्र दैट मीन्स वो गीला है, उसमें नमी है, तो वो नमी जो क्या है कि SO2 गैस के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, उसको हमारा अम्लीय व्यवहार हो जाएगा, वो अम्लीय करैक्टर शो करेगा। तो जिसकी वजह से उसका जो लाल लिटमस पत्र है उसका रंग कैसा हो जाएगा, सॉरी वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, और लाल लिटमस पत्र का अम्ल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताने। तो पहला यश दलेपन द्वारा। यश दलेपन क्या होता है कि लोहे पर जस्ट जिंक धातु की परत चढ़ाकर उसे जंग लगने से बचाया जा सकता है। दूसरा है हमारा लोहे की वस्तुओं को पेंट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसा ऑक्साइड बनाती है। सामान्यतः अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। जैसे H प्लस में O2, SO2, C प्लस में O2, CO2, ये कैसे अम्लीय व्यवहार होते हैं करते हैं अपना। अब अगला क्वेश्चन है प्लेटिनियम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, अब ये आंसर में बता करेंगे हम। देखो प्लेटिनियम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में उनकी चमक तथा उनकी निष्क्रिय
प्रकृति के कारण किया जाता है तथा ये आसानी से संचारित भी नहीं होते तथा ये कुछ महंगे भी होते हैं। तो इन गुणों की वजह से इनका उपयोग हमारा आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। दूसरे में कह रहा है कि सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील धातुएं हैं जो ऑक्सीजन व पानी के साथ कमरे के ताप पर क्रिया कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु फिर भी उसका उपयोग खाना पकाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रक्षात्मक परत से ढकी होती है जो इसे संचारण को रोकती है, संचारण होने से उसको रोकती है। अगला है हमारा निष्क्रिय निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड एस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो धातु ऑक्साइडों को धातु में अपचेत करना उनके सल्फाइड एवं कार्बोनेटों की अपेक्षा अधिक कठिन कार्य होता है। तो जबकि जो धातु कार्बोनेट एवं सल्फाइडों से धातु निष्कर्षण कठिन होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं। इसका कारण बताना है। तांबा इस्पात की तुलना में ऊष्मा का अच्छा सुगम सुचालक होता है। तांबा इस्पात से सस्ता भी होता है। तांबा जल के साथ क्रिया भी नहीं करता। यही कारण है कि गर्म जल के टैंक तांबे से बनाए जाते हैं। तांबे से क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जो तांबा होता है वो हमारा विद्युत ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, वो जल्दी से पानी गर्म कर देता है। दूसरी बात, ये तांबा जो होता है इस्पात से सस्ता होता है। तीसरी, ये हमारा पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा धातु का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने में किया जाता है। क्यों? देखो, अभी पहले बताया था ऊष्मा सुचालकता या विद्युत सुचालकता, तो उनके इन्हीं गुणों के कारण इनका उपयोग किया जाता है। तो धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है और इनका गलनांक अधिक होता है, इसलिए इन्हें कॉपर व सिल्वर खाना पकाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। कॉपर और सिल्वर का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है और इनका गलनांक उच्च होता है, जिसकी वजह से इनमें जो खाना है वो जल्दी पक जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिजली की तारों पर पीवीसी अथवा रबड़ की परत चढ़ाई जाती है। क्यों? पीवीसी क्या है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हमारे एक कुचालक होता है और रबड़ कुचालक है। ठीक है। बिजली की तारें तांबे एवं एल्यूमिनियम जैसी विद्युत सुचालकों से बनाई जाती हैं, परंतु इन पर पीवीसी या रबड़ जैसी सामग्री की परत इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि विद्युत शॉक नहीं लगे। क्योंकि पीवीसी व रबड़ विद्युत की कैसी होती है? कुचालक होती है। इनमें से हमारा करंट पास नहीं होता, जिसकी वजह से हमें करंट नहीं लग पाता। अगला है धातुओं का ध्वनिक गुण क्या है? तो जब धातुओं को कठोर सतह से टकराया जाता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसी धातुओं को ध्वनिक या सोनेरस कहा जाता है। स्कूल की घंटी इसी गुण के कारण बनाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, दो धातु ऑक्साइडों के नाम दें जो जल में घुलनशील होते हैं, रासायनिक समीकरण भी दें, इन यौगिकों की प्रकृति क्या होगी? तो दो धातु ऑक्साइड हमने बताए। तो धातु ऑक्साइड मतलब धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो धातु ऑक्साइड बनाता है। तो जैसे हमने सोडियम ऑक्साइड ले लिया और पोटेशियम ऑक्साइड ले लिया। तो अब दूसरे में कह रहा है कि इनकी रासायनिक समीकरण भी दें, जल के साथ रासायनिक समीकरण लिखना है। तो हमारा क्या है कि Na2OH2 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो NaOH बनाएगा और K2OH2 के साथ रिएक्ट करेगा KOH बनाएगा। अब ये बताने इन यौगिकों की प्रकृति क्या है। जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं वो हमारे जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनोडीकरण कैसे कहते हैं? इसका लाभ भी लिखें। तो एनोडीकरण का मतलब वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत का निर्माण होता है, जिसे एनोडीकरण कहते हैं। तो एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम का गंधक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन एल्यूमिनियम का एनोडीकरण कर देती है। एनोडीकरण से धातु संचारित होने से बच जाती है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 धातु के साथ क्रिया क्यों नहीं करता है? क्यों करता है? जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होता है। तो इसका कारण यह है कि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह उत्पन्न हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कर जल में कर देता है। दैट मीन्स ये जो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या किस में परिवर्तित हो जाती है? जल में। और ये स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों जैसे NO, NO2
N2O आदि में अपचेत हो जाता है। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के कारण वो खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। तो इन्हें सुरक्षित रखने के लिए तथा आग से बचाने के लिए केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है ताकि इनका वायु से संपर्क न हो सके। अगला क्वेश्चन है एक्वारेजिया किसे कहते हैं? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का जो ताजा मिक्सचर होता है एक्वारेजिया कहलाता है। यह अम्लराज, दूसरा नाम इसका अम्लराज भी होता है। यह प्रबल संचारक होने के कारण सोने एवं प्लेटिनियम को भी गला सकता है। अब अगला क्वेश्चन है आयनिक यौगिकों के 4 गुणों की सूची बनानी है। तो आयनिक यौगिक गुण, पहला आयनिक यौगिक कठोर, ठोस व भंगुर होते हैं। दूसरा, उनके क्वथनांक व गलनांक उच्च होते हैं। तीसरा है ये जल में सामान्यतः घुलनशील तथा अकार्बनिक विलायकों जैसे केरोसिन और पेट्रोलियम में अघुलनशील होते हैं। और चौथा पॉइंट होता है ये विलयन की अवस्था में या गलत अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे NaCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अगला क्वेश्चन है कि ठोस आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते क्यों? आयनिक यौगिक धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं। इनमें हमारे अपोजिट आयन्स होते हैं। ये आयन्स प्रबल आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं। क्योंकि आयन हिलने डुलने की अवस्था में नहीं होते इसलिए विद्युत का चालन नहीं कर सकते और विद्युत के कुचालक होते हैं। जबकि जब ये यौगिक पानी में घुलते हैं तो इनका जलीय विलयन बनता है। इससे आयनों के बीच आकर्षण जो बल होता है वो कम हो जाता है तथा आयन अब गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और ये विद्युत का चालन कर सकते हैं और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कीजिए तथा संतुलित कीजिए। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो Al2O3, ये क्या है हमारा एल्यूमिनियम क्या है धातु है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा ये Al2O3। अब इसका नेचर कैसा है? अम्लीय भी और क्षारीय भी। अगर ये अम्ल के साथ करता है तो इसका नेचर क्षारीय होता है और क्षार के साथ करता है तो अम्लीय। और NaOH क्या है हमारा क्षार, तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण व जल। तो AlO2 एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है प्लस में H2। तो अगला क्वेश्चन है हमारा भर्जन एवं निस्तापन में अंतर। तो देखो भर्जन और निस्तापन क्या है कि ये हमारे अयस्क होते हैं, ठीक है, सल्फाइड अयस्क होते हैं या हमारा कार्बोनेट अयस्क होते हैं। तो उनको हमारा ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। तो भर्जन में क्या होता है कि इसमें सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। सल्फाइड हो रहा है जैसे हमारा PbS है, ZnS है, ये हमारे सल्फाइड अयस्क हो गई। तो इनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है, गर्म किया जाता है। दूसरा निस्तापन में क्या है, इनमें सामान्यतः कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है, जैसे कि हमारा ZnCO3 है, ठीक है। दूसरा है इसमें सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं। तो इसमें हमारा धातु ऑक्साइड, कार्बोनेट धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इसमें तीसरा पॉइंट है जो भर्जन होता है इस प्रक्रिया में SO2 गैस निकलती है और निस्तापन में हमारा CO2 गैस निकलती है। अब जैसे PbS है, ये हमारा लेड सल्फाइड, ये हमारा सल्फाइड अयस्क है, तो ऑक्सीजन के साथ इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा PbO प्लस में SO2। अब ये ZnCO3, ये हमारा जिंक कार्बोनेट है, जब इसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो किसमें परिवर्तित होता है? ये ZnO प्लस में CO2, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा यश दलेपन से आप क्या समझते हैं और यह कैसे किया जाता है? यश दलेपन का मतलब होता है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, यश दलेपन कहलाता है। इस प्रक्रम के द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहे के यश दलेपन के लिए इसे गलित जस्त जिंक में डाला जाता है। जिंक धातु लोहे के ऊपर एक परत बना लेती है। जिंक अत्यंत क्रियाशील होने के कारण वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड की परत बनाती है जो लोहे के ऊपर बनती है और यह परत लोहे को आगे संचारित होने से रोकती है। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं के संचारण से बचाने की विधियां लिखनी है। तो ए में हमारा पेंट करके, पहला पॉइंट है पेंट के द्वारा धातु की सतह पर पेंट करने से उनका संचारण नहीं होता है। दूसरा है ग्रीस व तेल के द्वारा धातु की सतह पर ग्रीस व तेल लगाकर उन्हें नमी एवं वायु से रोका जा सकता है। तीसरा पॉइंट है यश दलेपन के द्वारा। यश दलेपन क्या होता है? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना यश दलेपन कहलाता है जो उसे जंग लगने से बचाती है। चौथा है विद्युत लेपन के द्वारा।
विद्युत लेपन में क्या होता है, लोहे या इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए उन पर विद्युत की सहायता से क्रोमियम या टिन की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। यह संक्षारण प्रतिरोधी है। चौथा पॉइंट है हमारा पांचवा, मिश्र धातु बनाकर। कुछ धातुओं को अन्य धातुओं के साथ या धातुओं के साथ मिश्रित करके एक मिश्र धातु बनाई जाती है जो संक्षारण के प्रति बहुत ही प्रतिरोधी होती है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील। अगला पॉइंट हमारा, अगला क्वेश्चन है मिश्र धातुएं क्या होती हैं, उन्हें बनाने के उद्देश्य क्या है, उपयोग क्या, क्यों बनाई जाती है। किसी धातु का अन्य धातु या धातु के साथ समांगी मिश्रण कहलाता है मिश्र धातु। उदाहरण के लिए टांका, टिन और सीसा की मिश्र धातु। इसी प्रकार स्टेनलेस स्टील, तांबा, स्टेनलेस स्टील, कांसा, बेल मेटल आदि सभी मिश्र धातु हैं। अब इनके बनाने के उद्देश्य क्या है, कठोरता बढ़ाने के लिए इस्पात को लोहे में मिलाकर तैयार किया जाता है। इस्पात जो होता है उसको लोहे के साथ मिलाया जाता है तो ताकि लोहा जो कठोर हो जाए। तांबे को सोने में एवं सीसा को चांदी में कठोरता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। ड्यूरेलियम एल्यूमिनियम की एक मिश्र धातु है जो बहुत ही कठोर है। दूसरा पॉइंट है मजबूती या शक्ति बढ़ाने के लिए। स्टील जो इस्पात होती है, ड्यूरेलियम आदि मिश्र धातुएं जो मिश्र धातुएं हैं ये कठोर एवं मजबूत होती है। संक्षारण से बचने के लिए, तो उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील लोहे की मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु है जिसको जंग नहीं लगता है। अगला पॉइंट है हमारा विशेष ध्वनि उत्पन्न करने के लिए। बेल मेटल तांबा और टिन की एक मिश्र धातु है जो अधिक ध्वनि उत्पन्न करती है। अगला पॉइंट है गलनांक कम करने के लिए। रोज मेटल एक मिश्र धातु है, इसका गलनांक निम्न होता है। इसे बिस्मिथ, टिन और सीसा, बिस्मिथ, टिन और सीसा के साथ मिलाकर बनाया जाता है। ऐच्छिक ढांचा बनाने के लिए कांसा एवं टाइप मेटल। तो ये हमारे इन उपयोग है जिसके कारण इनका, सॉरी ये हमारी विशेषता है जिसके कारण इनको